आज बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसने न सिर्फ दिल्ली को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जेसिका लाल हत्याकांड। हाँ, ये नाम सुनते ही बहुत कुछ याद आ जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस नहीं था, ये तो जैसे एक आईना बन गया था। सही कहा। जिसमें हमें अपने सिस्टम की बहुत सी खामियां दिखीं। हाँ, रसूख का खेल और इंसाफ के लिए एक आम इंसान की वो लंबी लड़ाई, सब कुछ साफ नजर आया। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो इस पूरे मामले का एक गहरा विश्लेषण करती है। एक रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है जेसिका लाल हत्याकांड और भारतीय न्याय। अच्छा। तो आज कोशिश करेंगे इस केस की अलग अलग परतों को खोलने की, समझने की कि उस रात असल में हुआ क्या था, क्यों इंसाफ मिलते मिलते रह गया और फिर कैसे हालात बदले। हाँ, ये पूरी कहानी एक तरह से उम्मीद, निराशा और फिर से जागे हुए भरोसे की कहानी है। सही। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ। बात है 29 अप्रैल 1999 की रात की। दिल्ली का मेहरौली इलाका, एक मशहूर रेस्टोरेंट था, टैमरेंट कोर्ट। हाँ, सोशलाइट बीना रमानी का काफी फेमस था उस वक्त। बिल्कुल, वहाँ एक पार्टी चल रही थी, देर रात वाली पार्टी, जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आते थे। हाँ, और जेसिका लाल जो एक जानी मानी मॉडल थी और उस रात वहाँ बारटेंडर का काम कर रही थी, वो भी वहीं थी। हाँ, और वो सिर्फ एक मॉडल या बारटेंडर नहीं थी, अपने काम में काफी प्रोफेशनल मानी जाती थी। सही कहा, वो शहर की नाइट लाइफ का एक जाना पहचाना चेहरा थी। बिल्कुल। और उस रात की पार्टी भी कोई आम पार्टी नहीं थी, उसमें कई प्रभावशाली लोग मौजूद थे। माहौल मतलब काफी हाई प्रोफाइल था, जैसा कि ऐसी जगहों पर अक्सर होता है। हाँ। और फिर रात के करीब 2 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मनु शर्मा, हाँ, जो हरियाणा के एक बहुत ताकतवर कांग्रेसी नेता थे, विनोद शर्मा, उनका बेटा जी, वो अपने दोस्तों के साथ बार पर आया और उसने जेसिका से ड्रिंक मांगी। और जेसिका ने मना कर दिया। हाँ, वजह सीधी थी, बार बंद हो चुका था, शराब सर्व करने का टाइम खत्म हो गया था, मतलब नियमों के मुताबिक उन्होंने मना किया। लेकिन मनु शर्मा को शायद ये इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। शायद नशा, शायद वो रसूख का गुरूर। हाँ, हो सकता है। उसने बहस की और फिर जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। उसने अपनी पिस्तौल निकाली कई लोगों के सामने और जेसिका को गोली मार दी, एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से। ये घटना ही अपने आप में स्तब्ध करने वाली थी। बिल्कुल, एक भरी महफिल में इतनी सारे लोगों की मौजूदगी में एक छोटी सी बात पर गोली चला देना। हाँ, ये उस वक्त दिल्ली के कुछ खास सर्कल्स में जो एक कानून व्यवस्था की बेपरवाही सी पनप रही थी और वो वीआईपी कल्चर का अहंकार, उसका एक खतरनाक उदाहरण था। सही कहा। गोली लगने के कुछ ही देर बाद जेसिका की मौत हो गई। यहीं से केस का वो पहलू शुरू होता है जो शायद कत्ल से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। इंसाफ का रास्ता। हाँ, इंसाफ का रास्ता। मौके पर दर्जनों गवाह थे। हाँ, बहुत लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। इनमें शहर के नामी लोग थे, मॉडल्स, बिजनेसमैन, सब शामिल थे। बिल्कुल। तो लगा था केस बिल्कुल सीधा है। हाँ, मतलब कातिल सबके सामने है, सजा मिलनी तय है। ऊपरी तौर पर तो यही लगता था, लेकिन यहीं पर भारतीय न्याय व्यवस्था की वो कमजोर नस सामने आई, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, गवाहों का मुकर जाना। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो एक एक करके कई अहम गवाह वो अपने पहले दिए बयानों से पलट गए। उन्हें हॉस्टाइल घोषित कर दिया गया। हाँ, हॉस्टाइल। ये शब्द तो जैसे इस केस के साथ जुड़ ही गया। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ डर था या फिर पैसों और पावर का खेल था? देखिए, वजह कई हो सकती हैं और शायद इन सभी का मिश्रण भी। अच्छा। गवाहों में कई लोग ऐसे थे जिनका अपना रुतबा था, जो शायद पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। कुछ पर यकीनन दबाव डाला गया होगा, रसूख का इस्तेमाल हुआ होगा। हाँ, ये तो मन क्या है। और कुछ मामलों में शायद लालच भी दिया गया हो। ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम में गवाहों की सुरक्षा का जो पुख्ता इंतजाम नहीं है, वो कितनी बड़ी समस्या है, खासकर जब सामने वाला पक्ष बेहद प्रभावशाली हो। बिल्कुल। और सिर्फ गवाही नहीं मुकरे, जांच में भी गड़बड़ियां सामने आईं। हाँ। सबसे बड़ी बात, हत्या में इस्तेमाल हुई पिस्तौल वो कभी मिली ही नहीं। हाँ, वो कैसे गायब हो गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और पुलिस की जांच पर गंभीर उंगलियां उठीं। हथियार का न मिलना केस को कमजोर करने वाली सबसे बड़ी कड़ी साबित हुआ। सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे। फोरेंसिक जांच पर सवाल उठे। पूरी जांच प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई थी। ऐसा लगने लगा था कि जानबूझकर केस को कमजोर किया जा रहा है। हाँ, ताकि आरोपी आसानी से बच निकले। इन सब का नतीजा वही हुआ जिसका डर था। लगभग 7 साल तक मुकदमा चला, धीमी रफ्तार से। बहुत लंबा खिंचा। और फिर फरवरी 2006 में
निचली अदालत का फैसला आया। क्या? मनु शर्मा समेत सभी आरोपी बरी। बरी? वजह सबूतों का अभाव। ये फैसला तो एक धमाके जैसा था। पूरे देश में गुस्सा फैल गया। हाँ, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे गवाहों के बावजूद, मीडिया में इतनी चर्चा के बावजूद नतीजा ये निकला। अखबारों ने हेडलाइन लगाई, नो वन किल्ड जेसिका। किसी ने जेसिका को नहीं मारा। ये लाइन सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, ये हमारे सिस्टम पर, हमारी न्याय व्यवस्था पर एक तीखा तंज बन गई थी। बिल्कुल, ये उस कड़वी सच्चाई को बयां कर रही थी कि अगर आप अमीर और ताकतवर हैं तो शायद कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस फैसले ने लोगों के मन में सिस्टम के प्रति जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था उसे भी तोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया, इंसाफ हार गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, असल में यहीं से एक नई लड़ाई शुरू हुई। हाँ बिल्कुल, इस फैसले के बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व था। मीडिया। हाँ, मीडिया जो पहले भी केस को कवर कर रहा था, अब एक एक्टिविस्ट की भूमिका में आ गया। सही। अखबारों ने, न्यूज चैनलों ने इस मुद्दे को जिंदा रखा। जस्टिस फॉर जेसिका एक मुहिम बन गई। मुझे याद है, उस वक्त हर न्यूज चैनल पर इसी केस की बहस होती थी। हाँ, दिन रात। अखबारों के पहले पन्ने इसी खबर से भरे रहते थे। लोगों ने SMS कैंपेन चलाए, कैंडल लाइट मार्च निकाले, विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली के इंडिया गेट पर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, सिर्फ ये कहने के लिए कि वो इस फैसले से सहमत नहीं है। ये सिर्फ एक केस नहीं रह गया था, ये लोगों के गुस्से और न्याय की मांग का प्रतीक बन गया था। हाँ, ये मीडिया एक्टिविज्म और पब्लिक आउटरीच का एक क्लासिक उदाहरण बन गया। और इसका असर हुआ। इतना ज्यादा जन दबाव बना कि न्यायपालिका को भी इस पर ध्यान देना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक असाधारण कदम उठाया। उन्होंने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। सुओ मोटो कॉग्निजेंस। हाँ, यानी बिना किसी की अपील के खुद ही केस को दोबारा रिव्यू करने का फैसला किया। ये दिखाता है कि जब जनता की आवाज और मीडिया का फोकस एक साथ मिलते हैं तो वो सिस्टम को भी हरकत में ला सकते हैं। हाई कोर्ट ने फिर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक मोड में की। हाँ, रोजाना सुनवाई हुई। और निचली अदालत के फैसले के सिर्फ 10 महीने के अंदर, हाँ, काफी तेजी से, दिसंबर 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया। मनु शर्मा को हत्या का दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, उन तमाम लोगों के लिए जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। हाई कोर्ट का फैसला बहुत अहम था। उन्होंने निचली अदालत के फैसले की कड़ी आलोचना की थी। अच्छा। गवाहों के मुकरने और जांच की खामियों पर सख्त टिप्पणियां की। ये फैसला एक तरह से न्यायपालिका के भीतर से ही सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश जैसा था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। हाँ, मनु शर्मा ने अपील की होगी। बिल्कुल, लेकिन अप्रैल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। तो उम्र कैद की सजा बरकरार रही। हाँ, सजा पक्की हो गई। कानूनी लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची। तो आखिरकार एक लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद जेसिका लाल को इंसाफ मिला। लेकिन कहानी में कुछ और मोड़ भी बाकी थे। हाँ। मनु शर्मा जेल गया। उसने करीब 17 साल तिहाड़ जेल में बिताए। हाँ, और इस दौरान भी वो कभी पैरोल पर बाहर आने तो कभी जेल के अंदर उसकी गतिविधियों को लेकर चर्चा में बना रहा। फिर जून 2020 में दिल्ली सरकार के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की सिफारिश पर, सजा समीक्षा बोर्ड, हाँ, उसकी सिफारिश पर उसे अच्छे आचरण के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया। सजा पूरी होने से पहले। हाँ। इस रिहाई पर भी काफी सवाल उठे थे। कई लोगों को लगा कि ये गलत है, कि उसे अपनी पूरी सजा काटनी चाहिए थी। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो दिल को छू जाता है। जेसिका की बहन सबरीना लाल का। हाँ, सबरीना लाल, जिन्होंने अपनी बहन के लिए सालों तक अकेले लड़ाई लड़ी, हर मुश्किल का सामना किया। उन्होंने एक हैरान करने वाला बयान दिया। क्या? उन्होंने कहा कि उन्होंने मनु शर्मा को माफ कर दिया है। माफ कर दिया? हाँ, और उन्हें उसकी रिहाई से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अब नफरत के साथ और नहीं जीना चाहती, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। ये समझना वाकई मुश्किल है। इतनी लंबी लड़ाई, इतना दर्द झेलने के बाद माफ कर देना। हाँ, ये उनकी अपनी निजी शांति की तलाश थी शायद। हो सकता है ये हमें न्याय के कानूनी पहलू से परे उसके मानवीय और भावनात्मक पहलू पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। ये माफी का फैसला पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत था और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। ये दिखाता है कि न्याय की लड़ाई लड़ने वाले के लिए भी अंत में क्लोजर पाना कितना जरूरी होता है। खैर, इस केस का असर सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हमारे समाज और कल्चर पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। हाँ, 2011 में इस पर एक फिल्म भी बनी,
नो वन किल्ड जेसिका। रानी मुखर्जी और विद्या बालन थी उसमें। हाँ, फिल्म काफी हिट हुई थी और उसने इस पूरे मामले को खासकर नई पीढ़ी के लिए फिर से ताज़ा कर दिया था। हाँ, फिल्मों और मीडिया कवरेज ने इस केस को पब्लिक मेमोरी का हिस्सा बनाए रखा। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहा, ये एक सिंबल बन गया। हाँ, इस बात का कि कैसे पावर का गलत इस्तेमाल होता है, कैसे सिस्टम फेल हो सकता है और कैसे मीडिया और आम लोग मिलकर बदलाव ला सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे मामले को समेटें तो इससे क्या बड़े सबक मिलते हैं? कई सबक हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि इसने हमारी कानूनी व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया। जैसे भ्रष्टाचार की गुंजाइश, राजनीतिक दबाव का असर, गवाहों की सुरक्षा का मुद्दा, हाँ, और जांच प्रक्रिया में सुधार की जरूरत। ये सब वो समस्याएं हैं जिनसे हमारा सिस्टम आज भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है। लेकिन इसने एक सकारात्मक चीज भी दिखाई है ना, बिल्कुल, कि अगर लोग ठान लें और मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाए तो बदलाव लाया जा सकता है। निश्चित रूप से। ये केस पीपल्स पावर और मीडिया वॉचडॉग की भूमिका का एक सशक्त उदाहरण है। इसने दिखाया कि जनमत का दबाव कितना मायने रखता है। हालांकि इसने मीडिया ट्रायल की बहस को भी जन्म दिया। अच्छा, कि क्या मीडिया को इतना एक्टिव होना चाहिए कि वो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लगे। ये एक दोधारी तलवार है जिस पर संतुलन साधना जरूरी है। सही बात है। और ये केस हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की तरह याद किया जाएगा। हाँ, जब भी भारत में न्याय, जवाबदेही और पारदर्शिता की बात होगी। बिल्कुल। इसने एक मिसाल कायम की, भले ही इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। हाँ, ये एक मील का पत्थर है। इसने हमें सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम एक ऐसा समाज और ऐसी व्यवस्था बना पाए हैं जहां जेसिका लाल जैसी घटना दोबारा न हो, जहां गवाह बिना डरे सच बोल सके, जहां कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। तो आज हमने जेसिका लाल हत्याकांड के सफर को समझने की कोशिश की। हाँ, एक दुखद रात से शुरू होकर कानूनी दांव-पेंच, गवाहों के मुकरने, जनता के गुस्से, मीडिया की ताकत, अदालती जीत और फिर माफी के व्यक्तिगत फैसले तक। ये कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। बिल्कुल। ये हमें न्याय की जटिल प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या कानूनी सजा ही न्याय का एकमात्र रूप है? सबरीना लाल की माफी हमें क्या सिखाती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस एक केस से मिले सबक हमारे सिस्टम में स्थायी बदलाव ला पाए हैं? या फिर आज भी रसूख और ताकत न्याय के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं? ये वो सवाल हैं जिन पर हमें लगातार विचार करते रहना होगा। बिल्कुल।